Hello dear students, welcome in the online class of subject Basic Mathematics. Our today's topic is examples on partial fraction on case 1. So सबसे पहले देखते हैं हम course outcome. So apply the concepts of algebra to solve engineering related problems. ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसके कंसेप्ट का यूज़ करते हुए आप इंजीनियरिंग रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो. नाउ लर्निंग आउटकम्स. आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द केस ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन. आप पार्शियल फ्रैक्शन के केस आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड सॉल्व द एग्जाम्पल्स ऑन पार्शियल फ्रैक्शन. फॉर्मूले का यूज़ करते हुए या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हुए आप पार्शियल फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स सॉल्व कर सकते हो. स्टार्ट अवर टुडेज क्लास ऑन एग्जाम्पल्स ऑन पार्शियल फ्रैक्शन. सो डियर स्टूडेंट, इसके प्रीवियस वीडियो में भी आपने पार्शियल फ्रैक्शन के ही एग्जाम्पल्स सॉल्व किए हैं एंड वो भी केस नंबर 1 के. तो ये एग्जाम्पल भी हमारा केस नंबर 1 का ही एग्जाम्पल है. तो ध्यान से डियर स्टूडेंट, क्या होता है केस नंबर 1? पार्शियल फ्रैक्शन में कितने केसेस हैं? 3 केसेस है. केस नंबर 1, 2 एंड 3. ठीक है, तो उसमें का हमारा कौन सा केस चल रहा है? केस नंबर 1. ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन में प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ऐसे 2 टाइप है. उस टाइप के अंदर देखिए पहला जो टाइप चल रहा है हमारा, ठीक है, प्रॉपर, तो उसमें 3 केसेस है. तो फर्स्ट केस चल रही है व्हेन डिनोमिनेटर कंटेंट्स. तो पहले आपको पता होना चाहिए डिनोमिनेटर यानी क्या. तो ये ऊपर एक टर्म रहती है, ये हमारा क्वेश्चन है. कैसा है? रिसॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. ठीक है, इसे सॉल्व करना है हमें. ठीक है, सो एक टर्म न्यूमरेटर में ऊपर होती है, एक टर्म डिनोमिनेटर में होती है, नीचे होती है. तो ऊपर वाली टर्म को कहते हैं न्यूमरेटर एंड नीचे वाली टर्म को कहते हैं डिनोमिनेटर. तो ध्यान से आपको बराबर सुनना भी है, ठीक है, समझना भी है कि मैंने क्या कहा है. व्हेन, केस नंबर 1, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेंट्स यानी नीचे वाली टर्म कंटेंट्स, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेंट्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स. ठीक है, चाहे तो मैं एक पेज पे आपको लिख के बताती हूँ. ठीक है, केस नंबर 1 में 3, ये टाइप 1 में 3 केसेस है. तो कौन सी है ये? पहले व्हेन denominator contains non repeated linear factors. नॉन रिपीटेड. ठीक है, नॉन रिपीटेड, ये आपको बराबर यहाँ पे ध्यान देना है. सो when denominator contains non-repeated linear factors, ये कौन सी केस है हमारी? केस नंबर 1. ठीक है, तो ध्यान से, डिनोमिनेटर यानी क्या होते हैं? नीचे वाली टर्म, न्यूमरेटर यानी ऊपर वाली टर्म. सो अब देखिए यहाँ पे नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर. सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फैक्टर्स. तो आपको ये याद रखना है, ये समझना है कि ये जो नीचे गिवन रहेगा ये क्या है? फैक्टर्स. ठीक है, फैक्टर्स यानी हमें पता है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपने 5th स्टैंडर्ड में, 8th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में फैक्टर्स निकाले हैं. ठीक है, तो फैक्टर्स यानी क्या होता है? x+1, x+2 जो भी रहेगा =0. ठीक है, अगर ये फैक्टर है तो इसका मतलब क्या होता है? x+ ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है. मतलब या तो पहला फैक्टर 0 होगा और दूसरा फैक्टर 0 होगा, यानी x+2 = 0. ये आपको याद रखना है. ठीक है, ये क्या है? फैक्टर्स है. फैक्टर्स यानी इस तरीके से, अगर ये यहाँ पे मैंने तीसरी टर्म लिख दी तो तीसरा टर्म भी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा. तो फैक्टर्स यानी 0 रहता है, यानी कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है. मतलब या तो पहला 0 है या फिर दूसरा फैक्टर 0 है. और यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. तो डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड. अब ये रिपीटेड यानी जो रिपीट होते हैं, बार बार आते हैं. नॉन रिपीटेड यानी रिपीट नहीं हो रहे हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं. तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कितने फैक्टर नज़र आ रहे हैं आपको?
तीन फैक्टर्स है, एक है x+1, एक है x+2 एंड एक है x+3। तीनों के तीनों अलग है। देखिए +1 ये +2 +3 तीनों ही अलग है, इसलिए यहाँ पे ये करेक्ट नॉन रिपीटेड फैक्टर्स हैं। ठीक है, उसमें भी वो फैक्टर कैसे होने चाहिए, लीनियर। डियर स्टूडेंट लीनियर चाहिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक फैक्टर भी आपको मिलने वाले हैं सामने एग्जाम्पल्स में। तो लीनियर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आपको x नज़र आ रहा है, ठीक है, उसका जो वेरिएबल नज़र आ रहा है x या y जो भी रहेगा, उसके पावर में हमेशा क्या रहेगा 1। देखिए यहाँ पे क्या है 1, यहाँ क्या है 1, यहाँ भी क्या है 1 1 1, इस तरीके से। ये आपको क्लियर हो गया होगा। केस नंबर 1 यानी क्या होता है, डिनोमिनेटर नीचे वाली टर्म कंटेन्स नॉन रिपीटेड, रिपीट नहीं होते हैं, लीनियर, x का पावर कितना होता है डिग्री 1 एंड फैक्टर्स, ठीक है, तो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, ये केस नंबर 1 हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, तो डियर स्टूडेंट सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिखेंगे गिवन, इसे सॉल्व करना है ना, तो ये टर्म हम यहाँ पे लिखते हैं। x² अपॉन x+1 x+2 x+3, ठीक है, ये एग्जाम्पल हमने लिख लिया। तो इसे ब्रेक कैसे करना है, जब डिनोमिनेटर में रिपीटेड टर्म नहीं है, लीनियर फैक्टर्स है, ठीक है, तो रिपीट कैसे करना है प्रीवियस वीडियो में आप देख चुके हो। तो कैसे ब्रेक करते हो, तीनों ही अलग 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 है। ये पहला ब्रैकेट है x+1, दूसरा x+2, तीसरा x+3। तो आप इसे कैसे ब्रेक करते हो, इक्वल्स टू सॉल्व करने के लिए a अपॉन फर्स्ट फैक्टर a, ठीक है, ये यहाँ पे a लिखा हमने। पहला फैक्टर क्या है x+1, x+1 प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर क्या है x+2 प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर क्या है x+3, इस तरीके से, और इसे हम डिनोट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो ध्यान से स्टूडेंट आपको बराबर सॉल्व करना है। आप अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो और इस एग्जाम्पल के ऊपर आपको बोर्ड में 4 मार्क्स भी मिल सकते हैं। ये यहाँ पे कितने फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, 3 फैक्टर्स। अब तक आपने जितने भी एग्जाम्पल सॉल्व किए, जितने भी वीडियो देखे, उसमें कितने फैक्टर्स थे, नीचे 2 फैक्टर्स थे, यहाँ पे कितनी आगे थी, इसीलिए हमारा यहाँ पे एक ये बढ़ गया है, c लिखा है हमने। ठीक है, तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस, यहाँ कभी भी माइनस नहीं आएगा, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड जैसे कि वैसे लिखनी है। यहाँ पे मैं लिखती हूँ x² अपॉन x+1 x+2 x+3, ठीक है, लिख दिया। अब देखिए राइट हैंड साइड में जब आपके पास सिर्फ 2 ही यहाँ पे ऐसी टर्म थी a अपॉन b अपॉन, तो आपने क्या किया था, आपने सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया था, ये टर्म इंटू ये टर्म प्लस ये टर्म इंटू ये टर्म अपॉन ये टर्म इंटू ये टर्म। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3 टर्म होती है, ऐसा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऐसा करते हैं, नीचे का भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम। ठीक है, 2 टर्म थी तब a इंटू x+2 प्लस b इंटू x+1 अपॉन x+1 इंटू x+2, राइट। लेकिन यहाँ तो तीसरी भी टर्म आ गई है, तो अब आप क्या करेंगे, यस डियर स्टूडेंट, अब इस प्रॉब्लम में भी आप वैसे ही कर सकते हो। ये 2 का मल्टीप्लिकेशन करके एक टर्म मिलेगी, फिर तीसरे के साथ मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं आपको उससे भी एक आसान स्टेप बता रही हूँ। ठीक है, मतलब ये एलसीएम निकालने की। तो क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे a नज़र आ रहा है, तो a इंटू ये 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में रहेगी, तो जो हम लिख रहे हैं उसकी नीचे की टर्म ऊपर कैसे आ सकती है, आप थोड़ा सोचिए। a के साथ में ऑब्वियसली कौन मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, ये 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में जाएगी ना, ऐसे 2 टर्म, तो a के नीचे वाली टर्म हम नहीं लिखेंगे, तो a के साथ में ये 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में x+2 इंटू x+3। अब यहाँ पे साइन है प्लस b। हाँ, अब सोचिए और बताइए कि b के साथ में कौन सी 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, बोलिए कि b के नीचे वाली टर्म क्या ऊपर आ सकती है क्या, b के नीचे वाला फैक्टर ऊपर आ सकता है, कभी भी नहीं। तो इसे जो हम लिख रहे हैं उसके नीचे की टर्म हमको छुपा देनी है, ये नहीं आएगी। तो b के साथ में कौन सी 2 टर्म मल्टीप्लिकेशन में रहेगी, ये देखिए ध्यान से, इसका भी मल्टीप्लिकेशन हो सकता है यानी इसका भी मल्टीप्लिकेशन,
तो b के साथ में हम लिखेंगे ये फैक्टर x प्लस 1 इंटू ये फैक्टर x प्लस 3 प्लस c। अब यहाँ फिर से देखिए c के साथ में कौन से दो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में रहेंगे? क्या c के नीचे वाली टर्म उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ सकती है? नहीं, क्योंकि ये डिवीजन में है तो इसके नीचे वाली टर्म का हम छुपा देंगे। ठीक है, ये नहीं आ सकते, तो c के साथ में ये दो मल्टीप्लिकेशन में आ सकती हैं। तो c के साथ में हम लिखेंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 हो गया। और d है क्या? नहीं, खत्म। तो a के साथ में a के नीचे वाला छोड़ के ये दो मल्टीप्लिकेशन में, प्लस b के साथ में ये छोड़ के ये दो मल्टीप्लिकेशन में, प्लस c के साथ में ये नीचे वाला छोड़ के ये दो मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हुआ ऐसा मल्टीप्लाई, और लास्ट में तीसरा भी मल्टीप्लिकेशन होता है, नीचे वाले टर्म का मल्टीप्लिकेशन नीचे वाले टर्म के साथ। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कौन रहेगा? x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ऐसे ऐसे नीचे का मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने। अब ध्यान से देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। सो लेफ्ट हैंड साइड का भी डिनोमिनेटर एंड राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर दोनों ही कैसे हैं? इक्वल हैं। आपको नजर आ रहे हैं, तो दोनों ही क्या हो जाएगी? कैंसल। ठीक है, तो कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा ऐसे कैसे कैंसिल हो जाएगा? ठीक है, आप वैसे कैंसिल मत करिए। तो ये तो पता है ना आपको कि नीचे की टर्म अगर हमें इस साइड में ट्रांसफ़र करनी है तो कहाँ जाती है? डिवीजन में। अगर टर्म है तो वो कहाँ जाती है? मल्टीप्लिकेशन में। तो ये टर्म अगर हम इस साइड में लेकर जाए तो कहाँ जाएगी? ऊपर, और कैंसिल होगा ही ना उस तरीके से। ठीक है, तो नीचे वाले टर्म ये दोनों ही सेम है, तो उसे हम क्या कर सकते हैं? कैंसल। देखिए, मैं जानबूझ के अलग पेन का इस्तेमाल कर रही हूँ कि ये पूरी टर्म जो है इसके साथ क्या हो गई? कैंसल। तो ये मत सोचिए सिर्फ x प्लस 2 कैंसिल हो गया, ये पूरा तीनों कैंसिल हो गए हैं। अब जो रह गया है वो हम लिख लेते हैं। ठीक है, सो इसीलिए दोनों सेम टू सेम होने के कारण ये क्या हो गए? कैंसिल। और हर प्रॉब्लम में जब आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे ना, तो नीचे दोनों ही साइड में सेम ही टर्म आएगी, तो वो हमेशा क्या हो जाएगी? कैंसल। अब जो रह गया वो हम लिख लेते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा? एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, यहाँ आपको कहीं एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है क्या? नहीं। हम क्या कर रहे हैं? डिनोमिनेटर को यहाँ पे लिख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जैसा क्या वैसे रहेगा। यहाँ a अपॉन b अपॉन c अपॉन। ठीक है, कैंसिल करने के बाद जो रह गया वो लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ इक्वल का साइन है। अब यहाँ पे जो रह गया वो लिख लेते हैं, a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। और ये है हमारी इम्पॉर्टेंट इक्वेशन नंबर 2। ये इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक्चुअली हमें क्या सॉल्व करना है? ये जो हमारा एग्जाम्पल है ना, प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो इसे हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर निकाल लिया, मतलब इसका आंसर निकल गया, दोनों ही क्या है? इक्वल है ना। तो हमें a, b एंड c जो कांस्टेंट है, इसे कांस्टेंट कहते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो a, b एंड c की वैल्यू फाइंड करनी है, ये हमें इक्वेशन मिल गई है। अब ध्यान से, अब यहाँ x की हमें तीन कांस्टेंट है यहाँ पे a, b, c, तो x की 3 वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो एक साथ 3 नहीं रखनी है, पहले एक वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू, फिर तीसरी वैल्यू। अब वो वैल्यू कौन सी रहेंगी? क्या हम अपने मन से कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं? नहीं, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। इतनी स्टेप सॉल्व करेंगे तो 1 मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ तक 4 मार्क्स का एग्जाम्पल है। तो हमें अपने मन से 2, 3, 4, 5, 9, 1/2 कोई भी वैल्यू नहीं लेनी है। हमें जो क्वेश्चन में प्रेजेंट है वही वैल्यू लेनी है। तो ध्यान से स्टूडेंट, मैंने आपको पहले कहा था कि यहाँ पे क्या कहते हैं इसे? डिनोमिनेटर कंटेन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। यानी ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं ये क्या है? फैक्टर्स। ये जो नीचे नज़र आ रहे हैं ना फैक्टर्स, इसी का यूज़ करते हुए हमें x की 3 वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो चलिए पहले हम a के नीचे वाला यहाँ पर टर्म लेते हैं। तो ध्यान से डियर स्टूडेंट, x प्लस 1 क्या है? फैक्टर। यस, x प्लस 2 भी फैक्टर, x प्लस 3 भी फैक्टर है, राइट। तो चलिए पहले हम x प्लस 1 का यूज़ करते हैं। तो हम सभी को पता है अगर ये फैक्टर है तो हम क्या लिख सकते हैं? पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। फैक्टर है ना, तो a भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है
यहाँ से देखिए यहाँ पे बताया था ना कि अगर ये फैक्टर है तो या तो ये भी 0 हो सकता है या फिर ये सेकंड फैक्टर भी 0। यहाँ पे कितने फैक्टर 3, तो तीसरा फैक्टर भी 0 होगा। तो हमने लिया x + 1 = 0, ठीक है। और इसके ऊपर से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर x = क्या होगा आप बताइए, +1 उस साइड में जाएगा तो क्या होगा -1, यस। तो हम क्या करेंगे आप, पुट x = -1 इन इक्वेशन नंबर 2। ये जो इक्वेशन 2 है ना, इसमें हम x की वैल्यू -1 रखेंगे। डियर स्टूडेंट, आप क्या करते हो, हाँ यहाँ पे x + 1 नजर आया ना तो -1 रखेंगे, x + 2 है तो -2 रखेंगे, एंड x + 3 है तो -3 रखेंगे, राइट। तो आपको ये पता भी होना चाहिए ना कि वो आता कैसे, वो ऐसे आता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है तीनों फैक्टर्स, तो फैक्टर मतलब = 0, तो ये +1 उस साइड में गया तो -1। तो आपको होशियार समझदार इसलिए रहना है यहाँ पे कि कभी कभी यहाँ अगर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उस वक्त, अगर यहाँ 2 है तो ये -1 के बाद में 2 नीचे चला जाएगा, -1/2, ठीक है। तो वहाँ पे केयरफुल रहना है आपको। तो इसीलिए x + 1 = 0 लिखा, और यहाँ पे फाइंड किया x की वैल्यू क्या है -1, +1 उस साइड में जाने के बाद -1। तो चलिए इक्वेशन 2 में लेफ्ट एंड राइट दोनों ही साइड में जहाँ पे आपको x नजर आएगा वहाँ पे अभी आपको क्या पुट करना है, -1, गलती नहीं करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में भी x हो सकता है, लेकिन किसी किसी प्रॉब्लम में यहाँ x नहीं भी हो सकता है, तो जब x नहीं रहेगा तो हम पुट ही नहीं करेंगे। तो हमारा दूसरा हाथ कहाँ रखेंगे हम, इक्वेशन नंबर 2 पे। आपको कॉपी में एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त ऐसा ही करना है। चलिए दूसरा हाथ यहाँ पे रख दिया। अब जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, -1, यस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -1²। अब डियर स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट की गलती कहाँ हो जाती है मैं आपको बताने वाली हूँ, ध्यान से देखिए। स्टूडेंट क्या करते हैं, ठीक है, x की जगह पे -1 रखना है ना, तो देखिए ऐसा करते हैं -1²। ध्यान से देखिए ये कितना गलत है, -1²। इससे क्या हो रहा है, माइनस साइन बाहर ही रह रहा है, एंड 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 × 1 यानी 1, तो आपका आंसर क्या आएगा -1। लेकिन ये टोटली रॉन्ग है, आपको x की जगह पे -1 रखना है, ऐसा करना है -1²। अब देखिए क्या हो रहा है, इसका मतलब है माइनस का भी स्क्वायर एंड 1 का भी स्क्वायर। बोलिए माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 1 का स्क्वायर यानी 1, ठीक है। तो बताइए दोनों में से राइट कौन है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप इस तरीके से जाओगे तो आपको -1 मिलेगा, ये क्या है रॉन्ग, एंड ये क्या है राइट। और अगर आपका एक भी आंसर रॉन्ग हो जाएगा तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 0 मार्क्स। ये स्टेप किया है तो 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है, तो आपको 3 मार्क्स चले जाएंगे। तो केयरफुली जब भी माइनस साइन आएगा आपको क्या लगाना है, यहाँ पे ब्रैकेट। विदाउट ब्रैकेट कोई भी सॉल्व नहीं करेगा, ब्रैकेट में डालेंगे टर्म, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया है, ब्रैकेट। ध्यान से देखिए ब्रैकेट। चलिए तो x की जगह पे -1 रख दिया, इक्वल का साइन आ गया। अब a की जगह पे तो कुछ पुट करना ही नहीं है, a × x आ गया, फिर से -1। बाकी x को छोड़ के बाकी सारे टर्म हम जैसे के वैसे लिखेंगे नंबर्स, सिर्फ x की जगह पे क्या रखेंगे -1। हाँ, तो यहाँ पे +2, यहाँ -1 +3 प्लस b इंटू x की जगह पे -1 +1, यहाँ -1 +3 प्लस c इंटू -1 +1 -1 +2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे हमें सिर्फ a की वैल्यू मिलेंगी, बाकी दो टर्म हमेशा 0 हो जाएंगी। कैसे, ध्यान से देखिए, यहाँ a के नीचे वाले टर्म उठाई ना हमने फैक्टर, तो a मिलेगा, b के नीचे वाला उठाएंगे तो b आंसर मिलेगा, c के नीचे वाला तो c मिलेगा। ध्यान से देखिए कैसे हो रहा है, यहाँ गौर करिए, -1 +1 क्या होगा 0, और 0 इंटू बाजू वाला ब्रैकेट 0, एंड 0 इंटू b क्या हो जाएगा 0, यस। यहाँ भी देखिए -1 +1 0, 0 से आजू बाजू किसी भी मल्टीप्लाई करो क्या होता है 0, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक टर्म पूरी क्या हो गई 0। तो पहले मैं पूरा आपको बता रही हूँ सॉल्व करके, ठीक है, बाद में आप डायरेक्ट भी 0 लिख दिया तो भी चलेगा। सो बोलिए -1 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस एंड 1 का स्क्वायर यानी 1, ए जैसा का वैसा। अब बोलिए 2 में से 1 चला गया, यहाँ पे रहेगा 1, ये मल्टीप्लिकेशन में है। 3 में से 1 चला गया, यहाँ पे कितने रहेंगे 2, ठीक है, प्लस, ठीक है। उसके बाद में b इंटू -1 +1 0, ये देखिए 3 में से 1 चला गया 2, प्लस c यहाँ 0,
यहाँ 2 में से 1 चला गया, यहाँ पे 1 रह गया। अब देखिए 1 a, अब 2 इंटू 1 क्या होता है 2, प्लस देखिए यहाँ पे 0 इंटू 2 क्या हो जाएगा 0, 0 इंटू बी यानी 0, प्लस यहाँ भी वैसे ही 0 से आजू एंड बाजू किसी भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है 0। तो ये हो गया हमारा 1 इक्वल्स टू a इंटू 2, a इंटू क्या है 2 इंटू 1 2, तो a इंटू 2 को हम 2a लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 2a। सो देयरफॉर a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो a जहाँ है हम वहीं पे रखेंगे और 1 जहाँ है वो भी वही रहेगा। अब बताइए आप किसे ट्रांसफर करोगे, यस a जहाँ है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, गलती नहीं करनी है, a जहाँ है वहीं पे रखिए। अब ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में जाएगा तो कहाँ जाएगा डिवीजन में, राइट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। तो इस तरीके से आपको a की वैल्यू क्या मिल गई 1/2। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर a इक्वल्स टू 1/2। इस तरीके से आपने a फाइंड कर लिया है। अब हम b एंड c की भी वैल्यू फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमने a फाइंड कर लिया, ठीक है। क्या किया हमने, एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सो ये क्वेश्चन है, यहाँ पे 3 अलग अलग फैक्टर्स हैं। सो a अपॉन प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर। फिर यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला, मतलब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बराबर करिएगा a इंटू ये 2 फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में, b इंटू ये 2 मल्टीप्लिकेशन में एंड c के साथ में ये 2 फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में। दोनों के डिनोमिनेटर में सेम टू सेम टर्म होने के कारण कैंसिल हो गया था। फिर जो टर्म यहाँ पे रहेगी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में हमने लिख दी। अब पहला फैक्टर लिया x प्लस 1, 0 पुट किया और वहाँ से एक x की वैल्यू फाइंड की। आपको यहाँ पे नंबर ट्रांसफ़र करते वक्त साइन ज़रूर चेंज करना है, नहीं तो आपका पूरा आंसर a b c की वैल्यूज़ गलत हो जाएगी। तो ये पुट करने के बाद यहाँ पे हमें कोई भी 2 टर्म क्या मिलती है, यहाँ पे 0, -1 + 1 0, 0 इंटू पूरी टर्म 0। यहाँ देखिए -1 + 1 0, 0 इंटू c इंटू ब्रैकेट 0, फिर a इंटू 2 2a। फिर a की वैल्यू निकालनी है, तो a को आप प्लीज़ मत हटाइएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। क्या लिखते हैं a की वैल्यू देयरफॉर a इक्वल्स टू 2, तो वो गलत है। a जहाँ है हमने वहीं पे रखा, अब 2 को हटाना है, 2 मल्टीप्लिकेशन में है, इस साइड में जाने के बाद कहाँ जाएगा डिवीजन में। तो इस तरीके से a की वैल्यू क्या मिली थी हमें 1/2। अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, b के नीचे कौन सा फैक्टर है x प्लस 2, राइट। तो ये जो x प्लस 2 है यहाँ पे हम 0 रखेंगे, फैक्टर है ना ये, और वहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ इस इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। सो अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, b के नीचे कौन सा फैक्टर नज़र आ रहा है आपको, x प्लस 2। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो ध्यान से देखिए यहाँ पे पुट x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो देयरफॉर x से क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू, अब बताइए +2 उस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ठीक है। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू -2 कहाँ रखना पड़ता है, इन इक्वेशन नंबर 2। ये हमारी मेन इक्वेशन है जो हमने अभी भी देखा था, तो इस इक्वेशन में रखने। तो पुट x इक्वल्स टू -2 इन इक्वेशन नंबर 2। डियर स्टूडेंट, तो आपका जो दूसरा हाथ है वो ये इक्वेशन नंबर 2 पे होना चाहिए, और लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जहाँ भी आपको अब x नज़र आए वहाँ पे क्या रखेंगे हम, -2। तो देखिए मैंने यहाँ पे पेज लगाया हुआ है क्योंकि मेरा यहाँ पे ध्यान जाना चाहिए, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड से ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है, ठीक है। तो x², तो ये x² है, तो यहाँ x की जगह पे क्या रखेंगे -2। सो यहाँ पे हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर, इक्वल का साइन आ गया। सो इक्वल यहाँ पे देखिए a, सो a जैसा का वैसा। अब यहाँ x प्लस 2 है एक ब्रैकेट में, लेकिन x की वैल्यू क्या है -2 रखना है, तो -2 + 2, दूसरा ब्रैकेट x प्लस 3 यानी -2 + 3, नेक्स्ट प्लस। अभी आ गया b इंटू x प्लस 1, तो x की वैल्यू क्या है -2, सो -2 + 1 एंड यहाँ पे x प्लस 3 यानी -2 + 3 प्लस c इंटू x प्लस 1, x यानी कि -2 + 1 एंड यहाँ x प्लस 2, -2
+2, ये इक्वेशन नंबर 2 में हमने वैल्यू रख दी। ठीक है, अब देखिए इसे हमें सॉल्व करना है यहाँ पे। सो -2 का स्क्वायर, आपको क्या याद रखना है, जब भी हम माइनस की टर्म यहाँ पे पुट करने वाले होते हैं तब आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए, ब्रैकेट लगाना है। अब देखिए माइनस का भी स्क्वायर होगा, 2 का भी स्क्वायर होगा, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड 2 इंटू 2 क्या होता है, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 इक्वल्स टू, ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक -2 है एक +2 है, तो ये 0 हो गया। 0 इंटू आजू वाली टर्म बाजू वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0, तो ये पूरी टर्म आप 0 लिख सकते हो डायरेक्ट भी। सो a इंटू 0, और यहाँ पे 3 में से 2 चले गए 1, लेकिन ये 0 होने के कारण यहाँ पे क्या आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में 0, प्लस b इंटू, अब -2 + 1 इनका होगा सब्ट्रैक्शन, बड़े नंबर का साइन, तो -2 + 1 क्या आ जाएगा -1, यहाँ 3 में से 2 चले गए 1, प्लस c इंटू -2 + 1 -1, एंड ध्यान से देखिए +2 - 2 यहाँ पे क्या आ गया 0, तो ये क्या हो जाएगा 4, 0 से किसे भी मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आता है 0। अब देखिए एक साइन है माइनस और एक साइन है प्लस, तो यहाँ पे माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -b, एंड 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। या फिर आप यहाँ माइनस और यहाँ प्लस भी रख सकते हो, ऐसा देखिए ध्यान से, मैंने पहले ऐसे रखा प्लस भी लिख दिया। अब देखिए b इंटू -1 इंटू 1 -1, अब यहाँ पे प्लस 0 इंटू -1 0, 0 इंटू c 0, तो ये आ गया 0, तो ये हो गया 4 इक्वल्स टू प्लस इंटू माइनस b इंटू 1 यानी कि b, तो देयरफॉर b की वैल्यू क्या होगी 4 इक्वल्स टू -b, लेकिन हमें b की वैल्यू चाहिए तो माइनस साइन को इस साइड में ट्रांसफर करते हैं, तो क्या लिख सकते हैं हम -4 इक्वल्स टू b। सो लास्ट में हम ऐसा भी लिख सकते हैं देयरफॉर b इक्वल्स टू -4, ये टर्म इस साइड में ये टर्म इस साइड में। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है, जो भी आप एक वैल्यू रखोगे, लेकिन ये केस नंबर 1 के लिए है, जो भी वैल्यू आप एक पुट करे हो बाकी के दो जो टर्म है प्लस एंड माइनस के बाद में, यहाँ प्लस प्लस के बाद में वो क्या हो जाएगी 0, तो b के नीचे वाला फैक्टर रखा, b की वैल्यू मिल गई, a एंड c क्या हो गया यहाँ पे 0। इसी तरीके से अब हम क्या रखेंगे, तीसरे फैक्टर की जगह पे 0 रख के x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फिर से देखिए c के नीचे क्या नज़र आ रहा है x + 3, तो पहले हमने x + 1 0 रखा था, बाद में x + 2 0 रखा था, तो हमें b की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या रखेंगे, c के नीचे कौन है x + 3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे पुट x + 3 इक्वल्स टू 0। ये जो x की वैल्यू क्या पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर 2 में कौन बताता है, a b एंड c के नीचे वाले फैक्टर्स बताते हैं। बाहर से अपने मन से कोई भी वैल्यू उठानी नहीं है, 0 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिख दिया, लिखा हुआ है x + 3, सो पुट x + 3 इक्वल्स टू 0, तो देयरफॉर x क्या मिल जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू +3 उस साइड में जाएगा तो -3। सो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन नंबर 2, वही इक्वेशन उसी इक्वेशन में रखनी है। तो अब हम देखते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 2 क्या है, तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इक्वेशन नंबर 2 हमारा ये है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मैं इक्वेशन नंबर 2 यहाँ लिख दिया है x², तो यहाँ पे x की जगह पे क्या है -3, सो -3 का स्क्वायर, देखिए बाद में इक्वल आ गया। अब देखिए यहाँ a है, सो a, हाँ x + 2, ये इक्वेशन 2 है, ठीक है। x + 2, x की जगह पे क्या रख रहे हैं अभी हम -3 + 2, ब्रैकेट में -3 + 3 प्लस बाद में b है, सो b, नेक्स्ट x + 1, x की वैल्यू कितनी है -3 + 1, x + 3, x की वैल्यू -3 + 3 एंड प्लस c इंटू x + 1 यानी -3 + 1, x + 2 -3 + 2। ध्यान से देखिए इक्वेशन नंबर 2 में मैंने वैल्यू फिर से रख दी, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए डियर स्टूडेंट, c के नीचे की फैक्टर हमने उठाया तो c की वैल्यू मिलेंगी, ये दो टर्म क्या हो रहे हैं 0। सो माइनस इंटू माइनस प्लस, एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है 3 × 3 9। अब a
यहाँ पे आ जाएगा -1। देखिए +3 - 3 क्या होता है 0 प्लस b इंटू, अब 1 - 3 यानी -2, लेकिन यहाँ है 3 - 3 तो ये क्या हो जाएगा 0 प्लस c। अब -3 + 1 दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, बड़े नंबर का साइन, -2 और यहाँ पे -3 + 2 -1, सो 9 = अब देखिए यहाँ पे है 0 तो 0 इंटू -1 0, 0 इंटू a क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 इंटू -2 0, 0 इंटू b क्या हो जाएगा 0 प्लस c इंटू माइनस इंटू माइनस प्लस एंड 2 इंटू 1 2। तो यहाँ पे हमें मिल गया है 9 = c इंटू 2 यानी 2c। यस, अब देखिए अब c की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, देयरफॉर c = 2/9, तो वो क्या हो जाएगा गलत। आपको c की वैल्यू फाइंड की बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। c जिस डायरेक्शन में जहाँ पे है वहीं पे रखेंगे, 9 भी जहाँ है वहीं पे रखेंगे, ठीक है। अब कौन किसको हटाना है, c की वैल्यू निकालनी है, c को अकेला करना है तो 2 को हटाना पड़ेगा। अब c एंड 2 के बीच में है मल्टीप्लिकेशन, तो ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है, अब इस साइड में जाते वक्त कहा जाएगा डिवीजन में, तो ये आ जाएगा 9/2। तो इस तरीके से c की वैल्यू हमें क्या मिल गई है 9/2। आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर c = 9/2। तो अभी हमें तीनों वैल्यू मिल गई है। a की वैल्यू क्या मिली थी हमें, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू क्या मिली है -4 एंड c की वैल्यू क्या है 9/2। अब ये तीनों वैल्यू उठा के हमें कहाँ रखनी है, हमें रखनी है, ध्यान से देखिए ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए ये हमारा क्वेश्चन है ना, इसे सॉल्व करना है, लेकिन इसे हमने इस फॉर्म में ब्रेक किया, तो यहाँ जो a b c आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, और जैसे आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हो आपका प्रॉब्लम एंड हो जाएगा, ठीक है। सो क्या लिखेंगे हम, पुट द वैल्यू ऑफ a b c इन इक्वेशन 1। सो ये जो वैल्यू हमने फाइंड की है ना, a = 1/2, b = -4 एंड c = 9/2, कौन से इक्वेशन में पुट करनी है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। ध्यान से देखिए स्टूडेंट ये है हमारा इक्वेशन 1, ठीक है, पुट इन इक्वेशन 1, ये हमारी इक्वेशन 1 है। सो यहाँ पे लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जहाँ हमें सिर्फ a b c दिख रहा है वहीं पे ही वैल्यू रखेंगे, बाकी आप कोई भी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू को चेंज नहीं करेंगे। तो कहाँ है a b c, देखिए ध्यान से a b c यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, तो इसे ये नीचे वाली टर्म चेंज होंगे क्या, नहीं। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 क्या मिलेगी, देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको लेफ्ट हैंड साइड में x², तो यहाँ पे रहेगा x² अपॉन लेफ्ट हैंड साइड जैसा का वैसा रहेगा x+1 x+2 x+3 x+1 x+2 x+3 = अभी देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको a/x+1, तो a की वैल्यू क्या है 1/2, सो 1/2 अपॉन x+1 x+1 प्लस यहाँ पे प्लस है b/x+2, b की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन x+2 प्लस c/x+3, c की वैल्यू कितनी है 9/2 अपॉन x+3 एंड ये रहेगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। तो आपके प्रॉब्लम का हमें आंसर मिल गया है। क्या क्वेश्चन था आपका, क्वेश्चन में फिर से दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिए, रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन, ये पार्शियल फ्रैक्शन में इसको रिजॉल्व करिए, a b c की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, तो इसे हमने ब्रेक कर दिया, उसे सॉल्व करने के बाद a b c की वैल्यू वापस इसमें पुट कर दी। आप इसे और एक स्टेप बढ़ा के लिख सकते हो, ठीक है, कैसे, ध्यान से देखिए ये जो 2 है न्यूमरेटर में 1/2 है, तो 2 कहाँ आ जाता है नीचे, यानी आप ऐसा लिख सकते हो, ऊपर की वैल्यू ऊपर ही रहेगी एंड जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में नज़र आ रहा है वो कहाँ आ जाएगा, पूरा टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी 2 और ये टर्म ब्रैकेट में x+1, क्योंकि 2 दोनों को मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो 2 × x+1। अब देखिए ये प्लस इंटू माइनस आप क्या लिख सकते हो, -4 अपॉन x+2, 4 नीचे आएगा क्या, नहीं, क्योंकि वो न्यूमरेटर में ही है,
यहाँ कौन नीचे आएगा, 9 ऊपर ही रहेगा, 2 आप यहाँ सामने लिख सकते हो। सो प्लस 9/2 इंटू एक्स प्लस 3, तो ये हो गया आपका प्रॉब्लम। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से अगर यहाँ पे आपको 3 नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स नज़र आते हैं तो आप उसे ए बी सी के फॉर्म में ब्रेक करेंगे, वैल्यूज़ फाइंड करेंगे एंड फाइंड करने के बाद ऐसे आंसर निकालेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रही हूँ असाइनमेंट, वो आपको सॉल्व करने हैं। सो असाइनमेंट, ये असाइनमेंट है रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। जो एक इक्वेशन अभी मैंने आपको सॉल्व करके दिया है उसी तरीके से आपको ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो ऊपर देखिए, इसके प्रीवियस जो अभी हमने इक्वेशन सॉल्व किया ओनली एक्स स्क्वायर था, लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आए हर प्रॉब्लम में। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 आ सकता है, ओनली एक्स भी आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से देखिए, अलग 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 फैक्टर, केस नंबर 1, अलग 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 फैक्टर, केस नंबर 1, यहाँ भी अलग 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 फैक्टर, तो ये भी हो गया केस नंबर 1। तो डियर स्टूडेंट, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, x। तो आप सोचेंगे कि यहाँ मैं x - 1 इक्वल टू 0 रख दूंगा या रख दूंगी तो x इक्वल टू 1 मिलेगा, यहाँ -1 मिलेगा, यहाँ -3 हो जाएगा, यहाँ -1, यहाँ -4, यहाँ क्या होगा, यस। तो जो भी आपको फैक्टर दिख रहे हैं वहाँ पे 0 रखना पड़ता है। जैसे यहाँ x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 रखोगे तो x इक्वल्स टू क्या मिलेगा, -1। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम 0 रखेंगे, x इक्वल्स टू 0। तो ट्रांसफ़र करने के लिए कोई नंबर नहीं है ना, तो x इक्वल्स टू 0 ही हम इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे, ठीक है। जहाँ कोई ट्रांसफ़र करने के लिए नंबर नहीं तो डायरेक्ट क्या रखेंगे, पुट x इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, वैल्यू फाइंड करते वक्त। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं, उसके आंसर्स दिए हैं, या फिर मैंने डायरेक्ट इक्वल लिखा है। ये इक्वल मतलब इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यही क्वेश्चन है, इस तरीके से, ठीक है। सो आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है एंड ये क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं। So, our upcoming topic will be examples on partial fraction on case 1. So, case 1 के और कुछ एग्जाम्पल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। So, keep learning, happy learning. Thank you.